सोचिए, जो आदमी अपनी माँ को बेच रहा हो, धरती को बेच रहा हो, उसका हाल कैसा होगा, किस तरह का दिल पे उसने पत्थर रखा होगा जब अपनी जमीन उसने बेची होगी, अपने वजूद को बेचा होगा, अपने पुरखों की विरासत को बेचा होगा। ऐसी हालत में कर दिया है और वहां उद्योगपति आकर के सैकड़ों सैकड़ों हजारों बीघे जमीन खेत में जो है खरीद करके हमारे ही खेतों पे हमको चौकीदार की नौकरी दे रहे हैं और वहां पे प्लाटिंग हो रही है। जो मैं कह रहा हूं, आप उसकी अगर सत्य को जानना चाहते हैं तो मौके पे जाके देख सकते हैं। अगर इसमें तनिक झूठ मिल जाए तो मुझे फांसी चढ़ा देना। जिसका खेत मालिक था वो कल वो चौकीदार बन के साहब खड़ा हो गया वहां पे और वो 10,000 5,000 की मजदूरी कर रहा है और अपने ही खेत को किसी दूसरे के हाथ बेच दिया। बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष देश है तो संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में संविधान खत्म करने की प्लानिंग है। जिस तरह की ये माहौल चल रहा है, इसमें संविधान का पालन कहाँ हो रहा है? ये तो संविधान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये सीधे सीधे बात करें तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और ये जो निजीकरण हो रहा है और जो उद्योग यहाँ पे लग रहे हैं, उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें इस देश में गिने चुने राजा, पहले जैसे राजाओं का शासन होता था तो राजाओं के नाम गिने जाते थे कि फला जगह का ये राजा। आज की डेट में हम अगर आप बात करते हैं तो अडानी, अंबानी, टाटा बिरला, डालमिया, सिंघानिया, धीरू भाई अंबानी, इस तरह के लोग यही देश के राजा हैं, यही देश को चला रहे हैं। और सच्चाई पर अगर उतर आए, अगर सच सच कह दें तो सभी को बुरा लग जाएगा। यही लोग इनको चंदा देते हैं पार्टियों को और जब ये जीत करके सत्ता में जाते हैं तो उनके मुताबिक काम करते हैं, उनके हितों के लिए काम करते हैं। देश तो साहब बिकता हमको नजर आ रहा है। इनकी क्या राय है जो हमारे पीछे अपने फ्रेम में देख पा रहे हैं? ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आखिर क्यों आए हैं? एक तरफ बात किया जाए 22 जनवरी को रामलला का भव्य उद्घाटन होना है और उद्घाटन में पूरे भारत के नहीं देश के कोने कोने से लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन ये लोग संगम नगरी में आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे इसका पता नहीं है। इन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कोई हमसे नहीं पूछने वाला है कि आपके मन की बात क्या है, सब अपने मन की बात बता रहे हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जो आस्था के नाम पर जो ये बड़ा सा एक, मैं खेल ही कहूँगा, एक खेल सा चल रहा है और उस खेल में आप पूरी जनता को राममय बना करके उनसे वोट लेने की जो राजनीति कर रहे हैं वो कहाँ तक उचित है। आज की तारीख में अगर हम बात करें किसानों की और मजदूरों की तो उनकी इतनी हालत खराब है कि आज भी वो अपना घर नहीं बनवा पा रहे। देश की आज़ादी के इतने साल बीत गए, आज हमारे पास शौचालय तक नहीं हो पा रहे, आज हमारे पास अपने मकान नहीं हो पा रहे। हम सस्ते गल्ले की दुकान पर 5 किलो अनाज के लिए खड़े रह रहे हैं और जो बात अभी तक नहीं थी वो नई चीज़ लागू हो गई है। जो एग्रीकल्चर के जो हमारे प्रोड्यूस है, जो कृषि उत्पाद हैं, उन पर भी सब टैक्स लगने जा रहा है। जिस तरह की व्यवस्था है ये कभी नहीं था। दूध पर भी टैक्स लग गया, हमारे कृषि उत्पादों पर, कृषि यंत्रों पर साहब, जो अन्न उगाने के लिए यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, उन पर भी टैक्स लगाने का क्या तुक बनता है, कोई पूछे जरा इनसे। और वो अन्नदाता जो पूरे देश को खिला रहा है उसके प्रति इनका नजरिया कैसा, ये भी आप देख लीजिए। वो ये कर रहे हैं कि अगर उद्योग लगना है, अगर इनकी लाइन कहीं खींचनी है तो साहब हमारे खेत के ऊपर से लाइन चली जाती है। जो खेत हमारा 1 करोड़ रुपए कीमत का था उसको कोई 10 लाख रुपए का नहीं लेगा, उसका कोई ये कीमत नहीं चुकाते। लाइन अपनी मनमर्जी खींच देते हैं, जहां इनका मर्जी होता है वहां सड़क निकाल देते हैं और वो किसान जिनके घर पड़ जाते हैं या इनकी जमीनें पड़ जाती हैं, उनकी जमीनें खत्म हो जाती हैं। 10 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष जमीन जो है आकृषिक कार्यों में इस्तेमाल होने चली जा रही है। तो अभी हमारे देश के किसान कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं। मेरे गांव की अगर मैं बात करूं 2000 बीघे जमीन थी और वो बेचारे इतने बेबस थे। सोचिए, जो आदमी अपनी मां को बेच रहा हो, धरती को बेच रहा हो, उसका हाल कैसा होगा, किस तरह का दिल पे उसने पत्थर रखा होगा जब अपनी जमीन उसने बेची होगी, अपने वजूद को बेचा होगा, अपने पुरखों की विरासत को बेचा होगा। ऐसी हालत में कर दिया है और वहां उद्योगपति आकर के सैकड़ों सैकड़ों हजारों बीघे जमीन खेत में जो है खरीद करके हमारे ही खेतों पे हमको चौकीदार की नौकरी दे रहे हैं और वहां पे प्लाटिंग हो रही है। जो मैं कह रहा हूं, आप उसकी अगर सत्य को जानना चाहते हैं तो मौके पे जाके देख सकते हैं। अगर इसमें तनिक झूठ मिल जाए तो मुझे फांसी चढ़ा देना। जिसका खेत मालिक था वो कल वो चौकीदार बन के साहब खड़ा हो गया वहां पे और वो 10,000 5,000 की मजदूरी कर रहा है और अपने ही खेत को किसी दूसरे के हाथ बेच दिया। ये हमारी हालत हो गई है। तो किसानों की जमीन खत्म होती जा रही, उनका वजूद खत्म होता जा रहा। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इस देश से किसान खत्म होता जा रहा, सिर्फ उद्योगपति बच रहे हैं और आने वाले कल में किसानों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। मजदूर तो पहले से उनकी हालत खराब होती चली जा रही है। अगर हमारे देश की व्यवस्था अच्छी होती तो हमारे देश के मजदूरों को सऊदी अरब में ना जाना पड़ता, हमारे देश के पंजाब के लोगों को कनाडा नहीं जाना पड़ता। हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं साहब तो योगी सरकार में 240 रुपए मिल रहा है, केरल की सरकार अगर वहां 700 रुपए दे रही तो यहाँ का मजदूर केरल में चला जा रहा है। यहाँ के बगल में आपका हैदराबाद है, हमारे यहाँ का मजदूर हैदराबाद में मजदूरी करने चला जा रहा है। तो ये हमारे ना प्रदेश की व्यवस्था कहीं
कहीं ना कहीं गड़बड़ है और देश की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारे देश का मजदूर और किसान आंदोलन करने का भी बस हो रहा है। इसलिए भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के संगठन के लोग, पदाधिकारी, जिम्मेदार लोग, देश के सच्चे सिपाही, देश के सच्चे स्वामी भक्त इस देश की इस पावन भूमि पे प्रयागराज में 17, 18, 19 3 दिवसीय चिंतन शिविर करने के लिए आए हैं। और कल हम लोग ज्ञापन देकर के सरकार को और शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे कि अगर हम लोग नहीं चेत रहे हैं तो इस व्यवस्था को चेताने के लिए हम लोग आगे आंदोलन करेंगे और बिल्कुल मेहनत के साथ डट करके देश के सच्चे सिपाही के रूप में लड़ने के लिए विवश होंगे। ये हमारा आंदोलन है। ऐसी क्या वजह है कि सर जो लोग गरीब रहते हैं वो गरीब के गरीब रह जाते हैं, जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो लोग आगे चले जाते हैं? क्या ऐसी वजह है? इसकी सीधी बात यह है कि देश में विकास का एकमात्र साधन अगर कोई है तो वो साहब शिक्षा है। अब मैंने अभी आपको पहले ही कहा कि अगर हमको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो 1,25,00,000 रुपए देने पड़ रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। हमारे पास 1,25,00,000 नहीं होंगे, जाहिर सी बात है कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना पाएंगे। IAS का बेटा IAS इसलिए बनेगा क्योंकि उसकी शिक्षा व्यवस्था उच्च स्तर की होगी। तो सबसे बड़ा बैरियर हमारे विकास में जो है ये शिक्षा व्यवस्था है। हमको समान रूप से सभी लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, फिर जिसके अंदर क्षमता होगी आगे जाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का फार्मूला लागू होगा, जिसमें क्षमता होगी, जो बुद्धिमान होगा, जो योग्य होगा आगे जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से तो कम से कम इतनी सहूलियत होनी चाहिए, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। ये बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारा देश विकास नहीं कर रहा है। नहीं सर, भारत अगर बात किया जाए, अपने भारत के संविधान से चलता है और समानता का अधिकार सबको मिला है, तो आप क्या लगता है कि यहाँ पर सबको समान अधिकार मिल पा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। देश आजकल संविधान से बिल्कुल नहीं चल रहा। अरे संविधान तो कहता है कि सारे धर्मों का आदर होना चाहिए और किसी एक विशेष धर्म का नहीं, ना मंदिर की बात होनी चाहिए, ना मस्जिद की, ना गुरुद्वारे की। धर्मनिरपेक्ष, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष देश है, तो संविधान का सीधा उल्लंघन है। मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में संविधान खत्म करने की प्लानिंग है। जिस तरह की ये माहौल चल रहा है, इसमें संविधान का पालन कहाँ हो रहा है? ये तो संविधान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये सीधे बात करें तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और ये जो निजीकरण हो रहा है और जो उद्योग यहाँ पे लग रहे हैं, उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें इस देश में गिने चुने राजा, पहले जैसे राजाओं का शासन होता था तो राजाओं के नाम गिने जाते थे कि फला जगह का ये राजा। आज की डेट में हम अगर आप बात करते हैं तो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघाना, धीरू भाई अंबानी, इस तरह के लोग यही देश के राजा हैं, यही देश को चला रहे हैं। और सच्चाई पर अगर उतर आए, अगर सच कह दें तो सभी को बुरा लग जाएगा। यही लोग इनको चंदा देते हैं पार्टियों को, और जब ये जीत करके सत्ता में जाते हैं तो उनके मुताबिक काम करते हैं, उनके हितों के लिए काम करते हैं। देश तो साहब बिकता हमको नजर आ रहा है। सर